द आर्ट्स क्लासेस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में बउआ हम लोग पढ़ रहे थे सरकार के अंग, और फिर हमने पढ़ा था सरकार के तीनों अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि विधायिका जो होता है वो कानून बनाता है, न्यायपालिका जो होता है वो कानून की वैधता की जांच करता है, और जो कार्यपालिका होता है वो क्या करता है बउआ, कानून जो बनता है उसको लागू करवाता है। आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे हम लोग संसद, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बांटा था जो केंद्र की विधायिका थी, जो संघ की विधायिका थी उसको हमने बोला संसद, और जो राज्य की विधायिका थी उसको हमने बोला था राज्य विधान मंडल। तो आज हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका, और संघ की विधायिका का नाम हुआ क्या होता है, संसद। और संसद का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। कहां किया गया है बाबू, 79 में किया गया है। संसद का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। इतना आपको ध्यान रहेगा। फिर से समझिएगा बउआ, संसद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब हमारी संसद जो विधायिका है, जो कानून बनाती है, जिसके द्वारा बनाया गया कानून भारत के हर एक राज्य क्षेत्र पर लागू होता है, वो संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। कितने अंगों से मिलकर बनती है बाबू, 3 अंगों से मिलकर बनती है। जो संसद का पहला अंग है जिसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं बुआ, राज्यसभा। और राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। कहां किया गया है, 80 में किया गया है। जो संसद का दूसरा अंग है उसका नाम है लोकसभा। कौन सा सभा, लोकसभा। और इसका वर्णन अनुच्छेद 80 नहीं 81 में किया गया है। कहां किया गया है, 81 में किया गया है। और संसद का जो तीसरा अंग है उसका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है बुआ, राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अब आपसे पूछे कोई कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपको कहना है 3। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखिए, जो राज्यसभा होता है, अब आपको पता है कि एक व्यक्ति के कई सारे नाम हो सकते हैं, उसी तरह राज्यसभा का भी कुछ निकनेम है। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि राज्यसभा क्या उनका निकनेम है। देखिए, वो राज्यसभा जिसको हम लोग कहते हैं अस्थाई सदन। क्या कहते हैं वो हम लोग, अस्थाई सदन। अस्थाई कहने का मतलब होता है बुआ वैसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है। अस्थाई सदन का मतलब क्या होगा बुआ, वैसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इसका जो दूसरे नाम है इसको हम लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या कहेंगे बाबू, उच्च सदन। राज्यसभा का दूसरा निकनेम या दूसरा नाम हम लोग कहते हैं उच्च सदन। और तीसरा जब बढ़ेंगे आगे हम लोग, तो राज्यसभा, देखिए इसमें 2 शब्दों से बनाया, राज्य और दूसरा सभा है। यानी जो राज्यों को संसद के अंदर क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यानी संसद के अंदर राज्यसभा क्या करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो वैसा सदन जो संसद के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व करे उस हम लोग राज्यसभा कहते हैं। तो हम तीसरा कह सकते हैं बुआ कि राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। करने वाला सदन। ठीक है बाबू, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप समझ गए कि संसद 3 लोगों से मिलकर बना। संसद के कितने अंग हो गए बुआ, 2। अंग कितने, 3। सदन कितने, 2। याद रखिएगा, संसद के कितने सदन, 2। 2 कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग हो गए बाबू, 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहां तक कंफर्म हुआ बुआ। अब हमने राज्यसभा के बारे में बताया कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद
1980 में किया गया है। और राज्यसभा को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जिसमें कि पहला नाम है वो अस्थाई सदन। अस्थाई कहने का मतलब कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्य हर एक 6 साल पर क्या होते हैं, अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। इसलिए मैंने बोला राज्यसभा अस्थाई सदन है, यानी वैसा सदन जो कभी भंग नहीं हो सकता है। दूसरा, हम राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। और तीसरा, मैंने बताया कि संसद के अंदर जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उसको हम राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। दूसरा आइए हुआ लोकसभा। लोकसभा को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? अस्थाई कहने का मतलब हुआ कि यह सदन कभी भी भंग किया जा सकता है। दूसरा, हम इसको कहते हैं निम्न सदन, यानी निचला सदन। निम्न सदन कहने का मतलब है कि यहां कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत करके आसानी से पहुंच सकता है। तीसरा, हम इसको कहते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। अब बाबू हम इसको लोकप्रिय सदन क्यों कहें? क्योंकि जनता द्वारा चुने गए, जनता द्वारा सीधे चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहां आके बैठते हैं? लोकसभा के अंदर। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सीधा आके कहां बैठेंगे बउआ? लोकसभा के अंदर। लेकिन यहां जनता के प्रतिनिधि ही बैठते हैं, लेकिन जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन के राज्यसभा में जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से चुन करके लोकसभा में जाते हैं। इसलिए हमने बोला लोकप्रिय सदन। चौथा बात करें तो यहां आपने देखा कि संसद के अंदर राज्यों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? तो राज्यसभा था। तो उसी तरह संसद के अंदर जनता को कौन प्रस्तुत करता है, या जनता का नेतृत्व कौन करता है, या जनता के बात कौन रखता है? लोकसभा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। यहां तक बाबू किसी कोई दिक्कत? अब हम आते हैं संसद के तीसरे अंग के पास, और संसद का जो तीसरा अंग है उसका नाम है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में बाबू हम अलग से तो पढ़ाएंगे, बस यहां ये जानिए, इनके बारे में थोड़ा सा ये जानिए कि ये संसद के तीसरे अंग के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 52 में एक बातें लिखी हुई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और यह भारत का पहला नागरिक होगा। यानी इनके बारे में पहला जानकारी तो ये लिख लीजिए कि यह भारत का पहला नागरिक होता है। अब आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो आप कहिएगा भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, इनके बारे में मैं बता दूं, पिछले क्लास में बताए थे आपको कि संघ के यानी केंद्र का समस्त कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 53 में ये बातें लिखी हुई है कि समस्त कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और ये बातें जो है अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। उसी तरह इनके बारे में एक बात और जानिए बुआ कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होगा, तो भारत के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। अब ये राष्ट्रपति जो होते हैं ये आपको बाद में बताया जाएगा बुआ कि ये मंत्रिपरिषद की सलाह से सारा काम करेंगे, और एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति के कार्यों में क्या करेगा? हाथ बढ़ाएगा, मदद करेगा, उनको हेल्प करेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत आपको? संसद के कितने अंग हो गए बाबू? 3। फिर से मैं बता देता हूं, संसद कितने अंग हो गए? 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। फिर हमने बताया कि इनको किन किन नामों से हम लोग जानते हैं। तो कोई पूछे आपसे संसद कितने लोगों से मिलकर बनता है, तो आप कहिएगा संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें शामिल है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आप जान गए। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बुआ? उसी तरह मैंने उस दिन बताया था कि राज्य विधानमंडल भी क्या होती है? राज्य की विधायिका होती है जो राज्य के लिए कानून बनाती है। तो हम अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं बुआ, राज्य का विधानमंडल।
जिस तरह बाबू आपने देखा कि संसद 3 लोगों से मिलकर बना, उसी तरह राज्य का विधानमंडल भी कितने लोगों से मिलकर बनता है? 3 लोगों से। अब इसमें 3 लोग कौन कौन शामिल है? तो इसमें जो 3 लोग शामिल होते हैं उनका पहला नाम है विधान परिषद। क्या नाम है बाबू? विधान परिषद। जो दूसरे इसमें शामिल होते हैं उनका नाम है विधान सभा, और जो तीसरा अंग है उनका नाम है राज्यपाल। अब आपसे कोई पूछे कि राज्य का विधानमंडल कौन सा कार्य करती है, तो राज्य का विधानमंडल राज्य के लिए कानून बनाती है। राज्य का विधानमंडल कितने लोगों से मिलकर बनता है? तो कहिएगा राज्य का विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनता है। उस 3 लोगों में कौन कौन शामिल है बुआ? विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे दूं बाबू कि भारत के पूरे राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। भारत के पूरे राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो जहां विधान परिषद नहीं है वहां का राज्य विधानमंडल सिर्फ 2 लोगों से मिलकर बनता है। कितने लोगों से मिलकर बनता है बुआ? 2 लोगों से मिलकर बनता है। जहां विधान परिषद होगा वहां 3 लोगों से मिलकर बनेगा, और जहां विधान परिषद नहीं होगा वहां राज्य का विधानमंडल सिर्फ 2 लोगों से मिलकर के बनेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है बुआ ना? अब देखिए, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे सिर्फ विधान परिषद है, बाद बाकी जितने भी राज्य हैं वहां से विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब आपको हम ये बताने का प्रयास करेंगे कौन कौन ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद है। तो पहला अपना ही राज्य ले लीजिए, बिहार। यानी बिहार के पास क्या है बाबू? विधान परिषद। अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के पास भी अपना क्या है? विधान परिषद है। तीसरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, चलिए घुमा देते हैं आपको, महाराष्ट्र में है विधान परिषद। चौथा बात करें तो बाबू कर्नाटक, थोड़ा कर्नाटक का भी सैर कर लीजिए, वहां भी विधान परिषद है। पांचवा राज्य की बात करें तो बाबू आंध्र प्रदेश, कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा आपको वहां भी घुमा दिया जाए। और जो छठा राज्य है उसका नाम है क्या बुआ? तेलंगाना। तेलंगाना। अब कितने राज्यों में विधान परिषद हो गए? 6 राज्यों में। पहला कौन? बिहार। दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। चौथा कर्नाटक। पांचवा आंध्र प्रदेश। छठा तेलंगाना। यानी यहां का जो राज्य विधानमंडल है वो 3 लोगों से मिलकर बनेगा, और बाकी और सारे राज्यों को, 6 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहां का राज्य विधानमंडल सिर्फ 2 लोगों से मिलकर बनेगा। पहला कौन? विधानसभा, और दूसरा राज्यपाल। ठीक है, यहां तक समझ गए बुआ? अब आपने जैसे वहां देखा था कि राज्यसभा कैसा सदन था? कैसा सदन था? अस्थाई सदन। तो यहां हम कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि जो हमारा विधान परिषद है अस्थाई सदन है। अस्थाई करने का मतलब ये नहीं कि परमानेंट रहेगा। संसद को यह शक्ति है, संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है, यदि संसद चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है, और यदि संसद चाहे तो किसी राज्य की विधान परिषद समाप्त भी कर सकती है। यानी ये अस्थाई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो सकता है? ये सारी शक्ति संसद के पास है। कौन सा अनुच्छेद में? 169 में लिखा हुआ है कि संसद चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है और विधान परिषद समाप्त भी कर सकती है। ठीक है बाबू? तो इसके बारे में ये जान जाइए। विधानसभा, जैसे मैंने वहां लोकसभा पढ़ा था, यहां पे सेम एज इट इज विधान सभा होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं लोकप्रिय सदन। कौन सा सदन कह सकते हैं बाबू? लोकप्रिय सदन। दूसरा हम इसको कह सकते हैं जनता का प्रतिनिधि सदन। यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि डायरेक्ट आकर के सीधा यहीं पे बैठते हैं और जनता की मांग को उठाते हैं, तो हम कह सकते हैं जनता का प्रतिनिधि सदन। तीसरा इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो विधानसभा होता है वो अस्थाई होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं अस्थाई सदन। ऐसे इसका कार्यकाल बाबू 5 साल का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी
विधानसभा भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, जिस राज्य की विधानसभा को भंग करना है वहां का राज्यपाल जो है, राज्यपाल के पास शक्ति है कि वहां के विधान परिषद को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। किसके सलाह पे भंग कर सकता है? तो अगर वहां का मुख्यमंत्री राज्यपाल से सलाह दे कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो वो भंग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ये हुआ राज्यपाल। जैसे आपने वहां पढ़ा कि देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसा ही राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। ये ध्यान रखिएगा बाबू। जैसे आपने वहां पढ़ा कि देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे ही यहां दे राज्य का पहला नागरिक कौन? राज्यपाल, यानी पहला नागरिक आप इनको कह सकते हैं। दूसरा आपने वहां पढ़ा कि समस्त संघ की समस्त कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता था? राष्ट्रपति। तो राज्य में होता है कि राज्य का समस्त कार्यपालिका का मालिक कौन होता है या प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। तो आप कह सकते हो कि समस्त कार्यपालिका कहां का हुआ? राज्य का। तो समस्त कार्यपालिका का प्रमुख कौन? राज्यपाल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? राज्यपाल के बारे में एक बात और जान जाइए कि एक आदमी कई सारे राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जैसे वहां था कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहां पे क्या है कि एक आदमी एक साथ एक से कई अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अब ये राज्य का विधानमंडल क्या करता है बाबू? राज्य के लिए कानून बनाता है और इनके द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? पूरे राज्य में लागू होता है जिस राज्य ने बनाया है। अब देखिए वो कार्यपालिका, जब आपने देखा कि संघ के कार्यपालिका का हेड कौन था, तो आपने पढ़ा राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है बाबू? दो प्रकार की होती है। अगर हम संघ की बात करें, किसकी कार्यपालिका? संघ की। तो कार्यपालिका कितने टाइप का मैंने बताया? दो टाइप्स का, दो प्रकार का कार्यपालिका, दैट इज कॉल्ड क्या? एग्जीक्यूटिव बॉडी। दो प्रकार का होता है। एक हम कह सकते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, या संवैधानिक हेड, संवैधानिक कार्यपालिका। और ये कह सकते हैं हम लोग वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। कार्यपालिका कितने टाइप का हो गया बुआ? कार्यपालिका के दो प्रकार, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। तो अगर नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करें कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन होता है, तो आप कहिए भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका कौन? तो कहिएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। कार्यपालिका के मैंने कितने प्रकार बताया? दो। एक कौन सा? नाम मात्र की कार्यपालिका। इसको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अस्थायी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। दूसरा कौन? वास्तविक कार्यपालिका, यानी रियल एग्जीक्यूटिव। वास्तविक कार्यपालिका का हेड कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो जो सरकार के प्रमुख होते हैं। और सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद कौन है? वास्तविक कार्यपालिका। अब आप बताइए कि क्या वास्तविक कार्यपालिका भंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो वास्तविक कार्यपालिका भंग हो सकता है, भंग हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वास्तविक कहने का मतलब कि समस्त शक्तियां किनके पास होगी? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की पास होगी। क्योंकि मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि भारत एक मंत्रिपरिषद होगा और वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के कार्यों में हाथ बटाएगा। और यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति समस्त काम, समस्त कार्य, कुछ भी
किससे सलाह लेके करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर के करेगा। ठीक है बाबू। तो कार्यपालिका कितने टाइप के आपने देखा? तो एक आपने नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। उसी तरह ये संघ की कार्यपालिका है, तो राज्य में भी कार्यपालिका कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। अब हम इस क्लास को आगे जब आएंगे आपसे मिलने तो हम बताएंगे कि राज्य की कार्यपालिका कौन वास्तविक है, कौन नाम मात्र की है। तब तक के लिए बहुआ बहुत बहुत धन्यवाद।